हेलो एवरीवन। कल हमने क्लास के अंदर चैप्टर स्टार्ट किया था टाइम ऑफ सप्लाई। जीएसटी की लाइबिलिटी कब अराइज होगी? जीएसटी लाइबिलिटी विल बी अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब जीएसटी का जो आपको पेमेंट है, जीएसटी का जो लाइबिलिटी है वो कब अराइज होगा? जब टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो कल हमने क्लास में स्टार्ट किया था टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। तो यदि कोई भी गुड्स यदि सप्लाई किया जाता है और फॉरवर्ड चार्ज मतलब रेसिपिएंट नहीं, सप्लायर इज लाइबल टू पे जीएसटी। यदि सप्लायर जीएसटी पे करने के लिए लाइबल है, यदि सप्लायर जीएसटी पे करने के लिए लाइबल है, तो देन जीएसटी का लाइबिलिटी कब राइज होगा? जब सप्लायर ने बिल बनाया, दैट इज द डीओआई, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। कंपेयर विथ जब तक आपको बिल बना लेना चाहिए, दैट इज द डीडीओआई, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, या लास्ट डेट जब तक इनवॉइस शुड बी इशूड बाय द सप्लायर, विच एवर इज अर्लियर। ये जो भी अर्लियर आएगा वो क्या आएगा? दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ये अपन ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस कुछ पढ़ाने का ही नहीं है, ये तो एक्चुअल डेट है कि यदि कोई भी सप्लायर यदि कोई भी गुड्स यदि बेचता है, सप्लाई करता है, तो उसने बिल कब बनाया? तो आपने देखा होगा जो भी आपका इनवॉइस होता है, इनवॉइस के अंदर डेट लिखी होती है। तो जो भी आपका बिल और इनवॉइस है उसमें जो डेट मेंशन है, दैट इज द डीओआई, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा, किससे कंपेयर करना पड़ेगा? जब तक सप्लायर को बिल बना लेना चाहिए। तो अपन चलते हैं कहां? सेक्शन 31। तो सेक्शन 31 आपको बताएगा, सेक्शन 31 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। सेक्शन 31 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, दैट इज अ डीडीओआई। क्या बेटा? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, दैट इज द लास्ट डेट जब तक सप्लायर को बिल बना लेना चाहिए। क्योंकि मैंने कल भी आपको रीजन दिया था, क्योंकि जीएसटी का पेमेंट, जीएसटी की लाइबिलिटी अराइज होती है टाइम ऑफ सप्लाई पे, और टाइम ऑफ सप्लाई नॉर्मली हम क्या कंसीडर करते हैं? जब सप्लायर बिल बनाता है। तो जीएसटी की लाइबिलिटी को अवॉइड करने के लिए सप्लायर क्या कर सकता है? बिल ना बनाए तो यदि सप्लायर टाइमली बिल नहीं बनाए तो लॉ मेकर ने यह भी बताया हुआ है कि बिल कब तक बनाना चाहिए। दैट इज अ डीडीओआई, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरीज? 3। यदि आप कोई भी नॉर्मली गुड्स बेचते हो, यदि आपने कोई भी गुड्स बेचा, यदि आपने कंटिन्यूस लेवल पे यदि कोई भी गुड्स बेचा, एंड थर्ड, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट कंसेप्ट है, ये तो अपन आगे बात करेंगे। तीन पार्ट में डिवाइड किया अपन ने। यदि कंटिन्यूस लेवल पे यदि कोई भी गुड्स सेल किया जा रहा है, वो भी अपन बाद में बात करेंगे। यहां पे अपन बात करें नॉर्मल मतलब अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं अपन? इन केस ऑफ नॉर्मल सप्लाई अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1। कौन से सेक्शन की बात हो रही है बेटा? सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, नॉर्मल सप्लाई। नॉर्मल सप्लाई का मतलब हुआ अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। थोड़ी देर में राज ओपन होने वाला है कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स आप किसको बोलोगे। तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के अलावा यदि आपने नॉर्मली कोई भी गुड्स को यदि सप्लाई किया, तो देन जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं, लाइबिलिटी अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 12(2) के अंदर। लाइबिलिटी कब राइज होती है? लाइबिलिटी कब राइज होती है? डीओआई और डीडीओआई, विच एवर इज अर्लियर। यहां पे अपन टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पढ़ रहे, यहां पे अपन पढ़ रहे टाइम ऑफ सप्लाई। तो अपन ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं कि जब सप्लायर ने बिल बनाया और जब तक सप्लायर को बिल बना लेना चाहिए, विच एवर जल्दी। यहां पे हम पढ़ रहे हैं डीडीओआई। तो डीडीओआई के 3 केसेस है। पहला केस नॉर्मल सप्लाई। तो नॉर्मली यदि कोई भी होलसेलर, रिटेलर या मैन्युफैक्चरर, यदि कोई भी सप्लायर यदि कोई भी गुड्स यदि सप्लाई करता है, तो उसको बिल कब तक बना लेना चाहिए? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा? ये डिपेंड करता है 2 बातों पे। इसको भी अपन क्या कर सकते हैं? 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वेयर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स और वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। क्या बोले बेटा? वेयर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट। क्या पहला केस बेटा? वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ। यदि सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट
मतलब सप्लाई के अंदर ये मूवमेंट हो रहा है, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आप जयपुर में हो और आपने क्या किया, मुंबई या दिल्ली या कोलकाता से माल परचेज किया, तो माल कहां से आएगा, मुंबई से आएगा। तो इसका मतलब यदि फॉर एग्जांपल सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट, यदि फॉर एग्जांपल कहीं से भी, यदि आप जयपुर में हो और गोपालपुर बाईपास में हो और यदि आपने जयंती मार्केट से यदि माल परचेज किया, तो गुड्स का मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, कहां से कहां तक होगा, फ्रॉम द जयंती मार्केट टू गोपालपुर बाईपास, फ्रॉम द गुड़गांव टू जयपुर, यस और नो। गुड्स के पहिए लगे हुए होते हैं, गुड्स अपने आप चल के आ जाता है। सप्लायर को क्या करना पड़ेगा कि माल यदि जयंती मार्केट से गोपालपुर भिजवाने का है, गुड़गांव से जयपुर भिजवाने का है, मुंबई से जयपुर आने का है, तो वहां से क्या करना पड़ेगा, रिमूव। क्या करना पड़ेगा, मीन जो भी माल उसकी फैक्ट्री में पड़ा है या गोडाउन में पड़ा है, वहां से क्या होगा, रिमूव। तो मीन पहला केस, इफ एनी सप्लाईज, ध्यान से क्या बेटा, इफ एनी सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, यदि कोई भी सप्लाई के अंदर यदि मूवमेंट हो रहा है, तो देन ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, सप्लायर को बिल कब तक बना लेना चाहिए, जब रिमूव हो रहा है, क्या बेटा, एट द टाइम ऑफ या बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स। यहां पे एक एग्जांपल है, सप्लायर मुंबई का है और ये रेसिपिएंट जयपुर का है। रेसिपिएंट ने सप्लायर मुंबई को ऑर्डर दिया, भैया कैमकॉर्डर भिजवा दो, तो सप्लायर ने क्या किया, कैमकॉर्डर भिजवाया, भिजवाया मतलब रिमूव किया, कहां से, फ्रॉम द मुंबई टू जयपुर। ध्यान से देखो, फ्रॉम द मुंबई टू जयपुर means if any supply involves movement of goods, तो then due date of invoice क्या होगा, before or at the time of removal of goods, means जिस समय आप रिमूव कर रहे हो उस समय या रिमूवल से पहले भी आप क्या कर सकते हो, बिल बना सकते हो, बनाना पड़ेगा। आप बिल कब बनाते हो, वो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस है, लेकिन आपको बिल कब तक बना लेना चाहिए, इफ एनी सप्लाई, एवरीवन, इफ एनी सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट, यदि कोई भी सप्लाईज में मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट हो रहा है इसका मतलब रिमूवल हो रहा है, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, दैट इज द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, सप्लायर को बिल बना लेना चाहिए। कोई कंफ्यूजन? नाउ सेकंड केस, दो केसेस है मैंने बताया, सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 में नॉर्मल सप्लाई के अंदर, वन सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट और सप्लाई does not involve movement of goods। तो if any supplies does not involve movement of goods, मतलब मूवमेंट हो ही नहीं रहा, मूवमेंट नहीं हो रहा मतलब चलो चलते अपन, कहां के रहने वाले अपन, तो तुम कहीं के भी रहने वाले हो, अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना जयपुर में, तो मान लो कि जयपुर के, क्या मान लो बेटा, जयपुर, आप कहां गए, मुंबई, ये मुंबई के अंदर पर एग्जांपल मोबाइल की दुकान है, आपका मन किया कि चलो एक काम करते हैं, तो ये मुंबई का बंदा भी हो सकता है, लोकल जयपुर का भी हो सकता है, वॉट एवर। तो इस पर्सन ने क्या किया, मुंबई की दुकान में गया और वहां से क्या किया, मोबाइल लिया, क्या सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट, कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा, क्योंकि डायरेक्टली आप सप्लायर की दुकान पे जा रहे हो, उसको बोलो भैया माल दे रहे, मोबाइल लिया रखा, हो गई सप्लाई। तो क्या सप्लाई के अंदर मूवमेंट हो रहा है, रेसिपिएंट कहां जा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन भैया सप्लायर के एंगल से बात करोगे तो क्या सप्लाईज इन्वॉल्व मूवमेंट, क्योंकि रेसिपिएंट डायरेक्टली क्या हुआ, सप्लायर की दुकान पे पहुंच गया, भैया माल दे देगा, तो उसने क्या किया, ले ले, मतलब आपने रिमूव नहीं किया, रिमूव क्या करोगे भैया, ऑफिस में ही तो है माल, तो रिमूव थोड़ी करना, आपको क्या करना है, ले लो, इसको क्या बोलोगे, ले लो, डिलीवर, क्या बोलोगे, डिलीवर। कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं वर्डिंग भी बनाने में बिलीव करता हूं, बच्चे बोलते भूल जाते हैं, मैं बोलता हूं बच्चे बना लेंगे वर्ड, यदि आपको उसकी भावना ही नहीं पता है तो आप वर्डिंग क्रिएट भी कर सकते। यदि सप्लाईज इन्वॉल्व मूवमेंट, यदि सप्लाईज में मूवमेंट हो रहा है तो रिमूव करना पड़ेगा ना, लेकिन यदि सप्लाईज में मूवमेंट हो ही नहीं रहा, भैया आप समझ नहीं रहे, आप डायरेक्टली जो भी गोडाउन है, जो भी फैक्ट्री है, जो भी ऑफिस है, वहां पे आप पहुंच गए भैया माल देने का, तो भैया रिमूव तो नहीं होगा, क्या होगा, डिलीवर्ड। क्या होगा वर्ड, समझ में आया कि नहीं आया? तो दो केसेस है, पहला केस ये है कि सप्लाई था बेटा, क्या सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट, यदि सप्लाई मूवमेंट कर रहा है तब तो क्या होगा कि सप्लायर को बिल कब तक बनाना पड़ेगा, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। इफ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, इफ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट हो ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे, बिल कब तक बनाना चाहिए, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स या मेड अवेलेबल टू रेसिपिएंट। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? हाँ बेटा,
पहले वाले केस में, सेकेंड वाले केस के अंदर क्या हुआ कि आपको डिलीवर करना है, लेकिन उसे आपने क्या बोला, कल डिलीवर करूंगा, कल लेने आना, आज नहीं। ये भी हो सकता है प्रैक्टिकली। और बिफोर का मतलब क्या, टाइम गेप भी हो सकता है, भैया अभी आधे घंटे में लेता हूं, टाइम लगेगा, रुको बैठो। तो बिल तो बना दिया। आपने कभी भी देखा होगा सप्लाई बोलता है बिल तो बना देता हूं, तो बिल तो बनाना ही पड़ेगा आपको पहले भी। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी तो हो गई, बिफोर भी हो सकता है, जिससे कि मैं तो अपना काम निपटाऊं ना। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, इफ सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट, यदि सप्लाई के अंदर मूवमेंट है तो बिफोर एट द टाइम रिमूवल वर्ड यूज करना है, और यदि सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, तो मूवमेंट नहीं है मतलब रिमूव तो होगा नहीं, तो क्या वर्ड यूज करोगे, बिफोर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स या मेड अवेलेबल टू रेसिपिएंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया हमारा सेक्शन 31 सबसेक्शन 1। क्या बेटा, सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 नॉर्मल सप्लाईज। और नॉर्मल सप्लाई को मैंने कैसे समझाया था, अदर देन continuous supply of goods. Now we come to the second case, that is the section 31 subsection 4. Section 31 subsection 4 of CGST Act 2017, continuous supply of goods. Continuous का मतलब होता है कभी कभी, ये पता है सबको। Continuous मतलब कुछ बच्चे बोलने भी लगे कभी कभी। पहले ही बोला था मैं तुम लोगों का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना वो डेवलप करूंगा। मैं पहले क्लियर कर रहा, मेरी टारगेट बहुत क्लियर है। क्या डेवलप करना है भैया, बुढ़ापे में आके कंटिन्यूस का मतलब कोई बताता है? कंटिन्यूस का तो कभी कभी होता है, कुछ भी बोलता है तो मुझे, और तुम भी मुंडी लाते हो ऐसे। ठीक है, मजाक कर रहे, कम बैक टू द पॉइंट, बड़ा मजा आता है। मैंने पहले ही बोला था पढ़ाई में एंजॉय करना होता है, क्योंकि वैसे भी हम लोगों को 2-3 घंटे नहीं पढ़ना। क्या बेटा, आपको 2-3 घंटे नहीं पढ़ना, आपको 10-12 घंटे पढ़ना है। तो ऑब्वियसली इसमें फन ढूंढना है, और जिस दिन आपको पढ़ाई में मजा आने लग गया आप प्रोफेसर बन जाओगे। क्या बात कर रहे हैं अपन, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूस मतलब रेगुलर, इतनी ग्रामर तो सबको आती है। मीन रिकरेंट, लगातार, बार बार, कंटिन्यूसली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, लेकिन इजी एग्जांपल, माना कि इनके ऊपर जीएसटी लगता नहीं है। मैं पहले बता देता हूं कि मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूं, इनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, मुझे पता है। फिर भी एग्जांपल दे रहा हूं जिससे कि आपको बहुत जल्दी और इजीली समझ में आ जाए। तो एग्जांपल क्या दे रहा हूं, वो सुबह न्यूज़पेपर वाला आता है, तो में से किसी की आदत भी हो, क्या पता क्लास में आने से पहले सर न्यूज़पेपर तो पढ़ेंगे एक बार, तो न्यूज़पेपर जहां भी आपका घर है, 5वें माले पे या ग्राउंड फ्लोर पे वॉटेवर, तो न्यूज़पेपर वाला, साइकिल वाला या जो भी, फॉर एग्जांपल स्कूटर या जो भी वो लेके आता है, तो वहीं से क्या करता है, न्यूज़पेपर होता है, उसने आपके घर पे फेंक दिया। चाहे आपके 5वें माले में हो, 3रे माले पे हो, पहले माले पे हो, या ग्राउंड फ्लोर पे हो, या बेसमेंट में हो, जहां भी हो, उसने क्या किया, थ्रो किया। और ऊपर से आप क्या करते हो, मुझे नहीं पता, मुझे डेट नहीं पता, वही न्यूज़पेपर जो भी आता होगा आज के जमाने में, 5 रुपए का या 10 रुपए का, कितने का आता है पता है क्या, मान लो 5 रुपए का आता है, चेंज भी हो तो बताना मत, क्योंकि अपने को समझने का है। तो मतलब कितने का न्यूज़पेपर, 5 रुपए का मान। तो आप क्या करते हो, 5वें माले में खड़े रहते हो, उसने न्यूज़पेपर फेंका और ऊपर से आप क्या करते हो, ये ले 5 रुपया, ऐसे करता ना, ऐसे करते ना बेटा। भैया रोज के रोज 5 रुपए लेगा करे भैया, तो एक साल बिल बना दिया, अगर महीना एंड होने पर या 15 दिन में ज्यादा जल्दी पैसा चाहिए तो भैया तो एक रेगुलर पीरियड बना ले कि तुम्हें रोज देने का है। क्या देने का है, न्यूज़पेपर। तो भैया रोज रोज 5 रुपए फेंकेंगे क्या, तू 5 रुपए हम फेंकेगा, तू कैच करेगा, भैया कोई क्रिकेट चल रहा है और इतना 5-5 रुपया लाएंगे कहां से। तो भैया तू 10 दिन में, तुम्हारे घर में भी देखना ऐसा ही होता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने वो आपका बिल बनाता है, आप उसका पेमेंट दे देते हो। दूध वाला भी ऐसे करता है, दूध वाला भी रोज आता है, आपको दूध देके जाता है, गेट के बाद रख के चले जाता है, या ऐसे करता है घंटी बजाता है, लेकिन 70 रुपए का दूध आया, बोलता है और 70 रुपए देना। भैया एक साथ बिल बना दिया करना रे भैया, क्या कटवाल लेके खड़ा रहता, दे दे बाबा 50 रुपया दे दे बाबा, 70 रुपया दे दे बाबा, एक साथ ले ले बाबा। तो एक साथ आ दिया कि तूने महीने का कितना दिया या 15 दिन में कितना दिया, एक साथ पेमेंट कर देंगे, यस और नो। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं, तो मैंने एग्जांपल सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए दिया,
जैसे आपको टाइल्स लेनी होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डर हो, क्या हो, अब यदि कोई बिल्डर हो तो उनका क्या होता है, उनका तो फिक्स होते हैं सप्लायर्स कि भैया यहीं से टाइल्स आने वाली है, और सप्लायर को भी पता है भैया ये टाइल्स जो खरीदने वाले ये तो 15 करोड़ का 25 करोड़ का बिल बनता है, क्या दिमाग लगाना। तो अब सिंपल सी बात है, यदि आपको फॉर एग्जाम्पल 15 करोड़ 20 करोड़ की टाइल्स खरीदनी है तो क्या पूरी टाइल्स अपने माथे पे रखोगे इतनी सारी, या आप पूरी बिल्डिंग बना रहे हो तो पूरी बिल्डिंग की आपने टाइल्स का ऑर्डर दिया तो सारी टाइल्स एक साथ पटक दो। यदि आपको सीमेंट के 3000 कट्टे लगेंगे, 3000 कट्टे साइड पे रख दो, तो एक काम करते साइड पे कट्टे रख लेते और उनके ऊपर बिल्डिंग बनाते, जमीन की इतनी। तो भैया हम उससे डील करते टाइम, क्योंकि आपको पता है रेटें डिपेंड करती है आप कितना बल्क क्वांटिटी बोलते हो, तो ऐसे बोलते हो 3000 कट्टे खरीदूंगा सीमेंट के, मोल कितना लगाता है, लेकिन लूंगा 3000 थोड़ी, अपने माथे पे थोड़ी रखूंगा। 100 कट्टे 50 कट्टे जैसे जैसे चाहिए वैसे वैसे भिजवाते हैं। क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? मतलब इधर क्या होगा, जो भी लेबर है जो काम कर रहे हैं वो बोलते हैं भैया अभी 50 कट्टे और चाहिए, तो ठीक है उधर फोन किया 50 कट्टे आ गए। और वैसे भी क्या होता है, वो जो छोटी जो भी उनकी ट्रॉली होती है उसमें ज्यादा कट्टे आते भी नहीं है, 50 70 100 जो आते हैं वो भिजवाते रहते हैं। तो फिर क्या करते हैं अपन एक साथ बोलते हैं 15 दिन का बिल देना, पेमेंट कर देंगे। ये होता है कंटिन्यूस सप्लाई। क्या होता है ये? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब होता है रेगुलर बेसिस पे। क्या बेटा? रेगुलर या रिकरेंट। रेगुलर का मतलब ये नहीं कि एवरीडे, मींस रेगुलर का मतलब ये हुआ कि 3 दिन में 4 दिन में 5 दिन में, मतलब लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, गुड्स सप्लाईज ले रहे हो। मे भी आपकी टाइल्स हो सकती है, मे भी आपका सीमेंट हो सकता है, मे भी एनी अदर प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो पहले एक काम करते हैं अपन, कंटिन्यूस सप्लाई का मतलब पढ़ते हैं। कंटिन्यूस सप्लाई का क्या मतलब है? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, continuous supply of goods means supplies of goods which is provided or agreed to be provided. What is the keyword? Continuously, regular, recurrent basis. चाहिए वायर के थ्रू हो, केबल के थ्रू हो, पाइपलाइन के थ्रू हो या अदर कंड्यूट, मतलब कोई भी रीजन हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने सप्लाईज कैसे की। इंपॉर्टेंट क्या है, वेयर द सप्लाई इनवॉइस द रेसिपिएंट ऑन ए रेगुलर और पीरियडिक बेसिस। पीरियडिक बेसिस मतलब हर 15 दिन में, हर 10 दिन में। अपन भी बोलते हैं भैया 10 दिन में बनाना, कितना मैंने सीमेंट खरीदा, या हर 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1.5 महीने में, वॉट एवर इज डे। तो पीरियडिक बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे क्या करता है, सप्लायर बिल बना के दे देता है। एंड इंक्लूड एनी सप्लाई विच आर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? इजी लैंग्वेज में वापस रिपीट करता हूं, कंटिन्यूस सप्लाई का मतलब जहां पे सप्लायर रेगुलर और रिकरेंट, क्या बेटा आवाज नहीं आ रही, जहां पे सप्लायर रेगुलर और रिकरेंट बेसिस पे लगातार कंटिन्यूसली यदि कोई भी गुड्स की सप्लाईज करता है, जहां पे पीरियडिक बेसिस पे सप्लायर के द्वारा बिल बनाया जाता है, उसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूस सप्लाई। और यहां पे वो सप्लाईज भी कवर्ड है जो नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यदि कोई भी सप्लायर यदि कंटिन्यूसली सप्लाईज करता है, कंटिन्यूसली सप्लाई करता है गुड्स की, तो व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस? व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस? तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस मतलब सप्लायर को बिल बना लेना चाहिए। कब तक बना लेना चाहिए? ईच स्टेटमेंट इज इशूड। क्या देना पड़ेगा आपको? स्टेटमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप डायरेक्टली बिल नहीं बनाओगे, आप क्या करोगे, सप्लायर जो भी होगा वही पेपर पे एक स्टेटमेंट बना देगा। 2 तारीख को 100 कट्टे गए थे, फिर आपने 90 मंगवाए थे, फिर आपने 150 मंगवाए थे, फिर आपने 6 तारीख को 500 मंगवाए थे, फिर आपने 10 मंगवाए थे। तो वो पूरा एक स्टेटमेंट दिया। भैया सही है, सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, बिल बना देता हूं। दूध वाला भी तो ऐसे ही करता है ना कि एक बार अपना हिसाब दे देता है, भैया आपने वो 5 किलो 5 लीटर मंगवाया था, फिर आपने 1.5 लीटर मंगवाया था, फिर आपने 4 मंगवाया था। आपके घर पे वो आए थे ना डोकला डोकरीज, ऐसे घर पे ये लैंग्वेज यूज नहीं करना, ये सब क्लास में यूज करता हूं। मैं पहले बता देता हूं, मैं बड़ा मैनर्स वाला आदमी हूं, हाँ, लेकिन क्लास के अंदर थोड़ा सा बेशरम हो जाता हूं हंसने के लिए। इस बारे टैक्सी क्लास में स्माइल आ जाती है, और क्या चाहिए ना? ठीक है, कम बैक टू द पॉइंट। मतलब ये कि कोई रिलेटिव आए थे यार, समझ में आई बात? तो सिंपल सी बात है, आपको पता है आपके घर में भी दूध आता है तो दूध की क्वांटिटी ऊपर नीचे होती है, कभी 6 लीटर, कभी 2 लीटर, कभी 1.5 लीटर, कभी 3.5 लीटर। सिंपल सी बात है, कभी आइसक्रीम, अभी तो गर्मी का सीजन है तो आइसक्रीम भी बनानी होती है।
अब तो थोड़ा सा रेनी सीजन आ गया तो गले ज्यादा खराब हो रहे हैं, सबके बीमार भी पड़ते थे बच्चे, तो अभी तो आइसक्रीम कम होगी तो दूध वापस से कम हो गया, तो क्वांटिटी ऊपर नीचे होती रहती है। क्या कहना चाह रहा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब लेटर, लव लेटर नहीं, हाँ लेटर की बात हो रही है। तो कोई भी लेटर या कोई भी स्टेटमेंट आपने इशूड किया, मतलब बताने के लिए कि भैया मैंने इतना इतना माल दिया है, तो स्टेटमेंट जो भी दिया जा रहा है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत ईमानदार लोग भी होते हैं, भैया दे दे यार, कितना दूध वो बताना, कल बताता हूं, बिजी हूं, भैया बता दो सही कितना दूध दे दिया तूने, ये काम कर 3,000 तो रख। क्योंकि बहुत लोग पेमेंट की बहुत क्लियर होते हैं, उनका एक हिसाब होता है, भैया मेरा इतना इतना खर्चा है, भैया खर्च हो जाएगा दारू वारू में, हाँ कहीं भी हो सकता है। तो वो तो बोलते भैया 15 तारीख होगी, तू तो एक काम कर 3,000 रुपए ले, जो भी तेरा स्टेटमेंट आएगा बाद में होगा। तो बहुत बार क्या करते हैं लोग, कंटेंट सप्लाई के केस में कुछ पेमेंट रिलीज भी कर देते हैं, एक बार पेमेंट तो लो, स्टेटमेंट आता रहेगा। तो जब भी सप्लायर ने स्टेटमेंट दिया या सप्लायर को रेसिपिएंट से पेमेंट रिसीव्ड हुआ, विच एवर इज अर्लियर, हेलो ये टाइम ऑफ सप्लाई नहीं है, हेलो ये टाइम ऑफ सप्लाई नहीं है, ये क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई तो कल अपन ने पढ़ लिया था। जीएसटी की लायबिलिटी कब राइज होगी? यदि आपने कोई भी गुड सप्लाई किया तो जीएसटी की लायबिलिटी दो डेट पर है, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस जब सप्लायर ने एक्चुअली बिल बनाया, और जब तक सप्लायर को बिल बना लेना चाहिए, दैट इज DDOI, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पढ़ रहे, टाइम ऑफ सप्लाई का वन ऑफ द फैक्टर कौन सा वाला? DDOI। तो DDOI क्या होगा? यदि सप्लायर ने कंटिन्यूस लेवल पे यदि कोई भी गुड्स की सप्लाई की है तो सप्लायर को बिल कब तक बना लेना चाहिए? जब सप्लायर ने स्टेटमेंट इशूड किया और उसने पेमेंट रिसीव्ड किया, विच एवर इज अर्लियर। गुड मॉर्निंग, समझ में आ रहा है सबको? नाउ we come to the third case. In case of goods sent on approval, देखो जनरली तुम लोग कंज्यूमर हो, तो कंज्यूमर के केस में तो ये बहुत कम होता है कि अप्रूवल पे दिया जाता है। फिर भी आप यदि बहुत ज्यादा रेगुलर कस्टमर हो तो कभी कभी ऐसा होता है, भैया ले जा, पसंद आए तो रख लेना, नहीं आए तो वापस से रिटर्न कर देना, ऐसा होता ही नहीं होता है। कंज्यूमर के केस में B2C, आपने वर्ड सुना होगा B2C, B2B। तो B2C में फिर भी कम देखने में आता है, एक दो बार कोई अच्छा रिलेशन हो, अच्छा हो तो वो दे देते हैं। B2B में तो बड़ा नॉर्मल है। क्या बेटा? यदि आप B2B, यदि आपके बहुत अच्छे नेटवर्क है, आज फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली के अंदर कोई ज्वेलर है, कोई ज्वेलर से, तो यदि फॉर एग्जांपल आप ज्वेलर हो, आपके ज्वेलर के कॉन्टेक्ट है, तो सिंपल सी बात ही आती है, बहुत बार क्या होता है ज्वेलरी वाले आपके यहाँ पे ज्वेलरी रख के चले जाते हैं, पेमेंट किस बात का, खरीदा ही नहीं, फिर इतना रख के गए, भैया पसंद आए तो खरीद लेना, नहीं आए तो वापस से हम ले जाएंगे। अप्रूवल होता ही नहीं होता। अप्रूवल का मतलब ये हुआ कि बेचा नहीं है, आपने सामने वाले को अप्रूवल के लिए दिया। क्या किया? सारा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो, क्या हुआ? ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल जहां भी तुम लोग रहते हो, तुम्हारी पड़ोसन कुर्तीज बेचती है। क्या बेचती है? कुर्तीज ले लो, कुर्तीज ले लो। आंटी बोलती है भैया मेरी फैक्ट्री है। क्या है? तो उन्होंने क्या किया, 15-20 कुर्तीज लाके पटक दी आपको, तो 15-20 कुर्तीज आपको दे रही, तो बेच दी बेटा, अप्रूवल पे दी है। अप्रूवल का मतलब सप्लाई तब होगी जब आप एक्सेप्ट करोगे। यदि आपने एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब वापस से रिटर्न कर देंगे, खरीदी नहीं है। सप्लाई तब होती है जब रेसिपिएंट क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अपन कौन सा वाला केस की बात कर रहे हैं? थर्ड वाला। इन केस गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस मीन देयर इज नो सप्लाई। सप्लाई तब मानी जाएगी जब रेसिपिएंट क्या करेगा, अप्रूव कर देगा, मतलब अपनी कंसेंट दे देगा, एक्सेप्ट कर लेगा। यस और नो? छंटू हो तो एक काम कर, तू रख ले, कंसेंट दे ही मत। लॉ में एक वर्ड आता है डीम्ड। कभी बोलते हैं, ये वर्ड सुना होगा,
कभी कभी शब्दों से बात नहीं कही जाती, जो एक्शन होते हैं वो डीम्ड कंसेप्ट भी होता है। डीम मतलब मान लिया जाता है। कुछ चीजें बोलने की जरूरत नहीं होती है, सर्कमस्टेंस के हिसाब से अपने आप समझ में आ जाता है। क्या क्या चलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है भैया? यदि सामने वाले को रिटर्न होता तो रीजनेबल पीरियड के अंदर रिटर्न कर देता ना। यदि सामने वाले ने यदि रीजनेबल पीरियड में रिटर्न नहीं किया, इसका मतलब हेलो, इसका मतलब भैया तेरे को एक्सेप्ट नहीं था ना, तो देने का था ना, रखा क्यों भैया? समझे कि नहीं समझे बात? तो लो मेकर एक टाइम पीरियड भी बनाएंगे आप। क्या वापस से बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है टाइम ऑफ सप्लाई तो आपको ऑलरेडी पता है। टाइम ऑफ सप्लाई तो आपका एक ही होगा, क्या होगा? डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। लेकिन ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा? यदि आपने अप्रूवल पे दिया, क्या दिया बेटा? इफ एनी गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस देन द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विल बी बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। एट द टाइम ऑफ सप्लाई मतलब कंसेंट, एक्सेप्टेंस। किसकी एक्सेप्टेंस? किसकी एक्सेप्टेंस? रेसिपिएंट की। तो जब भी रेसिपिएंट ने एक्सेप्ट किया या रेसिपिएंट एक्सेप्ट ना ही करे और रिटर्न ही ना करे तो ये रीजनेबल पीरियड। मार्केट में रीजनेबल पीरियड क्या हो सकता है? हर इंडस्ट्री में अलग अलग होता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। तो यहां पे लो मेकर ने एक बड़ा रीजनेबल पीरियड कवर कर लिया, 6 महीने, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। मतलब 6 महीने के अंदर भी यदि रेसिपिएंट ने कंसेंट नहीं दी और रिटर्न नहीं किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? डीम टू बी एक्सेप्टेड। दो टाइम पीरियड। एक्चुअली जब रेसिपिएंट ने एक्सेप्ट किया या 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, देयर इज अ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। समझ में आ गया सबको? हेलो, समझ में आया? क्या समझ में आया? कि यदि कोई भी गुड्स यदि अप्रूवल बेसिस पे यदि दिया तो देन सप्लायर को बिल कब तक बना लेना चाहिए? जब रेसिपिएंट ने, क्या बेटा? जब रेसिपिएंट ने एक्सेप्ट किया, कंसेंट दी, कंपेयर विथ 6 months। कहां से काउंट किया? फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, दैट इज अ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। कोई कंफ्यूजन? सबको समझ में आ रहा है एवरीवन? ये अपना पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स इफ सप्लाई इज लायबल टू पे जीएसटी। आगे कंटिन्यू करें। नाउ अभी अपन किसकी बात कर रहे थे? गुड्स की बात कर रहे थे। नाउ वी कम टू द सर्विसेज। अब हम किसकी बात करेंगे बेटा? तो यदि कोई भी सप्लायर यदि कोई सर्विसेज यदि प्रोवाइड कर रहा है, मे बी फॉर एग्जांपल बैंकिंग, मे बी फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, मे बी फॉर एग्जांपल कोचिंग, मे बी एनी अदर सर्विसेज बहुत सारी। तो यदि सप्लायर के द्वारा यदि कोई भी सर्विसेज यदि प्रोवाइड की जाती है, पहले मैं क्या डिफरेंस था? गुड्स की बात कर रहा था, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? सर्विसेज की। मैंने कल बताया था यदि गुड्स होगा तो 12 एप्लीकेबल होगा और सर्विसेज होगा तो 13। वेरी गुड। तो रेडी एवरीवन? सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब क्या हुआ? इट सप्लाई इज लायबल टू पे जीएसटी। सर रेसिपिएंट वाला का बताऊंगी दोनों कंप्लीट होने के बाद। 12(2) तो अपना हो गया, अब 13(2) सर्विसेज। तो यदि सप्लायर के द्वारा यदि कोई भी सर्विसेज यदि प्रोवाइड की जाती है और सप्लायर, रेसिपिएंट की बात नहीं करनी है, फॉरवर्ड चार्ज है, सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी। तो इसको अपन 3 केसेस के अंदर डिवाइड करेंगे। पहला केस, इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31। पहला केस, यदि सप्लायर ने बिल टाइमली बनाया, और टाइमली कहां मिलेगा? सेक्शन 31 में। क्या अपन ने पढ़ लिया? नहीं पढ़ा। अभी जो पढ़ा था वो गुड्स का पढ़ा था, सर्विसेज का भी बताऊंगा 31 कि सप्लायर को कब तक बिल बना लेना चाहिए। जैसे अपन अभी गुड्स के लिए पढ़ा था ना बेटा, तो सर्विसेज के लिए टाइम लिमिट होती है।
कि यदि कोई भी सप्लायर यदि कोई सर्विसेज इशू कर रहा है तो उसको कब तक बिल बनाना चाहिए। तो सेक्शन 31 में जो भी टाइम पीरियड दिया हुआ है, क्या बेटा, सेक्शन 31 में जो भी टाइम पीरियड दे रखा है उस टाइम पीरियड के अंदर यदि सप्लायर ने बिल बना लिया तब तो अपन क्या कंसीडर करेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गुड्स में से डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अपन ने हटाया था, लेकिन सर्विसेज में डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कंसिडर किया जाता है। इट मींस यदि कोई भी सर्विस सप्लायर यदि कोई भी सर्विसेज यदि प्रोवाइड करता है तो सप्लायर ने बिल कब बनाया, तो डेट ऑफ इनवॉइस कंपेयर विद डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये तभी एप्लीकेबल होगा यदि सप्लायर टाइमली बिल बना रहा है। क्या बोला मैंने, कौन सा टाइम, जो 31 में दिया हुआ है। तो सेक्शन 31 के अंदर जो भी प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के अंदर यदि सप्लायर ने बिल या इनवॉइस इशू किया तो क्या कंसिडर करेंगे अपन, इनवॉइस का डेट और पेमेंट रिसीव्ड, क्या, पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, समझ में आ रही बात सबको। If invoice is issued within the time period prescribed under section 31, तो पहला फैक्टर हो गया अपना DOI, डेट ऑफ इनवॉइस, कंपेयर विथ डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो पहला डाउट, सर डेट ऑफ इनवॉइस में कोई डाउट ही नहीं है, जो भी आपका बिल है उसमें जो डेट लिखी हुई है दैट इज अ डेट। सर डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या होता है, जिस दिन पेमेंट रिसीव्ड करेंगे, तो जिस दिन सप्लायर के पास पेमेंट आया दैट इज अ डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। यदि कोई पेमेंट चेक के थ्रू आया, किसके थ्रू आया, यदि किसी स्टूडेंट ने चेक दिया, बोला सर ये मेरी फीस रही, चेक कब दिया, आज की डेट बता दो, 9 जुलाई 2026 को किसी स्टूडेंट ने मेरे को चेक दिया। तो मैंने अपनी बुक्स में, मतलब चिन्मय ट्यूटोरियल से अपने अकाउंट्स में मेंशन किया पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, चेक नंबर लिख दिया और लिख लिया पेमेंट आया, इस फलाना बच्चे ने पेमेंट दिया और ये फीस का अमाउंट रिसीव्ड हुआ। भूल गए, क्या भूल गए, चेक को बैंक में लगाना। मान लो 5 दिन बाद याद आया, ओ चेक आया हुआ है, और चेक 5-6 दिन बाद लगाया और 2-3 दिन बाद क्लियर हुआ, मतलब मोटा मोटा 16 जुलाई 2026 को बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। ये तो समझ में आता है, क्रेडिटेड मतलब रिसीव्ड और डेबिटेड मतलब माइनस। यदि किसी को पता नहीं था तो आज याद कर लेना, यदि आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है मतलब पैसा जा रहा है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मतलब पैसा आ रहा है। तो मैंने क्या किया, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मतलब पैसा आ गया मेरे बैंक अकाउंट में। कब आया, 16 जुलाई को। जिसको तुम इतना इजी समझ रहे थे तो क्वेश्चन राइज हो गया। DOROP, 2 फैक्टर है ना, एक DOI और दूसरा DOROP। DOROP फुल फॉर्म क्या है एवरीवन, डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो पेमेंट कब रिसीव हुआ, जब आपने अकाउंट्स में एंट्री की तब, या जब मेरा बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ तब। तो यहां पे लॉ मेकर क्लियरली बोलते हैं विच एवर इज अर्लियर। whichever is समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया सबको? फिर कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा, सर फिर तो उस हिसाब से पहले अकाउंट्स में एंट्री होती है, बाद में बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि कभी बैंक अकाउंट पहले क्रेडिट हो और अकाउंट्स में एंट्री बाद में हो? तुम में से कोई ट्राई कर सकता है? यस, ऑनलाइन पेमेंट। इस बच्चे ने क्या किया, बच्चे मेरा दिल पे नहीं लेना, एग्जांपल है। इस बच्चे को फीस वाले सर 4 दिन से बोल रहे फीस जमा करा दे, नालायक जमा ही नहीं कराती।
रोज बोलती आज करा दूंगी, आज करा दूंगी, आज करा दूंगी। तो 9 जुलाई को भी इसने बोला आज करा दूंगी, फीस वाले सर ने ऑनलाइन चेक नहीं किया, तो 13 जुलाई को वापस से बोला फीस कब जमा कराएगी? सर करा तो थी पहले ही, आप चेक करो। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया लेकिन अकाउंट में एंट्री नहीं हुई। क्या कह रहा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि कोई स्टूडेंट यदि ऑनलाइन यदि पेमेंट कर देता है तो भैया आपने देखा ही नहीं, सर वो मैसेज आता है ना, मैसेज भी ध्यान नहीं दिया, इतने सारे फालतू मैसेज भी तो आते हैं ना, तो वो बार क्या होता है आपने भी नोटिस किया होगा, मैसेज इग्नोर हो जाते हैं। और जब पेमेंट आते ही रहते तो भैया कौन मैसेज देखेगा? क्या क्या चलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक अकाउंट क्रेडिट पहले हो गया लेकिन अकाउंट्स के अंदर एंट्री आपने बाद में की। तभी हमें क्या याद रखना है, विच एवर इज अर्लियर, चाहे पहले बैंक अकाउंट एंट्री हो चाहे पहले आपका पेमेंट रिसीव हो, दोनों में से जो पहले होगा उसको बोला जाएगा डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या होगा बेटा? जिस दिन आपने अकाउंट्स में एंट्री की, पेमेंट रिसीव की और जब आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, विच एवर इज एग्जाम्पल समझाता हूं, नोट नंबर 1, DOROP, डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, द डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सप्लायर। यहां पे सप्लायर चिन्मिलिटोरियल्स, उसने फॉर एग्जांपल कोई चेक रिसीव्ड किया तो अपने लेजर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या की, पेमेंट रिसीव्ड की एंट्री कर ली। इतनी अकाउंट्स तो आती होगी कि लेजर का मतलब पता होगा, पता है सबको? ठीक है, समझ में आ गई बात? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो क्या हुआ, पेमेंट रिसीव्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपेयर विथ द डेट ऑन विच पेमेंट क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ सप्लायर, विच एवर इज अर्लियर, दैट इज द डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास। वापस से कम बैक टू द पॉइंट, हम किसकी बात कर रहे हैं? गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, माइंड में सेट करो। सर्विसेज की बात हो रही है। यदि कोई भी सप्लायर यदि कोई सर्विसेज यदि सप्लाई करता है और यदि सप्लायर ने टाइमली बिल बना लिया, और टाइम कौन सा वाला, जो भी सेक्शन 31 के अंदर प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर यदि बिल बन गया तो क्या कंसिडर करेंगे? डेट ऑफ इनवॉइस कंपेयर विद डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन बोलते ही समझ में आ गया होगा इसका अपोजिट, मीन जो भी प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड है अंडर सेक्शन 31, उस टाइम पीरियड के अंदर यदि सप्लायर ने बिल नहीं बनाया, हेलो क्या नहीं किया, सप्लायर ने बिल नहीं बनाया तो बिल की डेट मत कंसीडर करो। क्या बोला मैंने? याद करने का तरीका क्या है? यदि सप्लायर टाइमली बिल बना रहा है तो DOI और DROP, यदि सप्लायर ने टाइमली बिल नहीं बनाया तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, DOI और DROP विच एवर इज अर्लियर। लेकिन जब सप्लायर टाइमली बिल नहीं बना रहा तो DOI की जगह क्या कंसीडर किया जाएगा? DOPOS। क्या बोला मैंने? DOPOS। आवाज नहीं आ रही? क्या बोला? DOPOS, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या सर्विसेज। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, प्रोविजन का मतलब होता है प्रोवाइड करना, प्रोविजन का मतलब होता है प्रोवाइड करना, मतलब जब आपकी सर्विसेज कंप्लीट हो गई, जब आपने सर्विसेज कंप्लीटली प्रोवाइड कर दी, दैट इज अ DOPOS। लेकिन ये DOPOS तभी यूज करना होगा जब सप्लायर ने टाइमली बिल नहीं बनाया। यदि सप्लायर टाइमली बिल बना रहा है तो DOI DROP विच एवर इज अर्लियर, और यदि सप्लायर टाइमली बिल नहीं बना रहा तो DOI की जगह क्या कंसिडर करेंगे बेटा? DOPOS। आवाज नहीं आ रही? DOPOS, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। प्रोविजन का मतलब होता है प्रोवाइड करना, जब आपने सर्विसेज को कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट। तो जब आपने अपनी सर्विसेज कंप्लीट की, कंपेयर विथ डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। समझ में आई बात बेटा? कोई कंफ्यूजन टू एनीवन इन द क्लास? तेज बोलो, कुछ जाना ही नहीं है। सिंपल सा दो बात है। जो सप्लायर सर्विसेज दे रहा है, क्या बेटा, यदि वो बिल टाइमली बना रहा है तो बिल वाला डेट और पेमेंट जब रिसीव हुआ, विच एवर इज अर्लियर।
यदि वो बिल नहीं बना रहा तो बिल क्या तेल ले दे, तो बिल की जगह क्या ले। तो यहां पे इन्होंने ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस नहीं बोला, तो इसकी जगह इन्होंने बोला जब आपने सर्विसेज कंप्लीट कर दी। क्या वर्ड यूज किया, जब आपने सर्विसेज कंप्लीट कर दी। तो यदि सप्लायर टाइमली बिल नहीं बना रहा तो डेट ऑफ इनवॉइस की जगह आपको क्या लेना है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। जब सप्लायर ने अपने सर्विसेज कंप्लीट कर दी है, सर्विसेज को प्रोवाइड कर दिया है, तो डीओपीओएस और डीओआरओपी विच एवर इज अर्ली, क्या ये टाइम ऑफ सप्लाई जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी। कितने केसेस हो गए, 2। समझ में आ रही बात। हेलो, सिंपल है, बार बार याद करते रहो, बार बार याद करते रहो, बार बार आप टारगेट पे आओगे तो आपके माइंड में सेट होगा। यदि सप्लायर टाइमली बिल बना रहा है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और यदि सप्लायर ने टाइमली बिल नहीं बनाया तो बिल की जगह, इनवॉइस की जगह आपको क्या लेना है, डीओपीओएस, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब डेट ऑफ सर्विसेज कंप्लीटेड, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। नाउ वी कम टू द थर्ड, व्हेन द प्रोविजन ऑफ ए, when the provision of A or B, when the provision of A or B do not apply, जब A और B के प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रहे, ना A अप्लाई हो रहा है ना B अप्लाई हो रहा है, और A और B दोनों इसलिए अप्लाई नहीं हो रहे, क्या बोला मैंने, यदि सप्लायर ने कोई रिकॉर्ड यदि मेंटेन नहीं कर रखा है तो फिर कैसे पता चलेगा कि इनवॉइस का डेट, पेमेंट रिसीव्ड, भैया वो तो रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं करता, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, एंगल बदलना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, एंगल बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा, क्योंकि सप्लायर के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो नजरिया बदलना पड़ेगा, नजरें बदलनी पड़ेगी। तो यदि सप्लायर ने कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रखा, क्योंकि भैया ये जो इनवॉइस, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये तभी होगा जब प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा होगा। यदि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रखा लेकिन गवर्नमेंट को कहीं से पता चल गया तो भैया जीएसटी तो आपको पे करना पड़ेगा, देन ए और बी एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रखे, तो पॉइंट नंबर सी एप्लीकेबल होगा। और पॉइंट नंबर सी बोलता है भैया सप्लायर की तरफ नहीं दे रखे तो किधर देखे, सप्लायर नहीं तो किधर देखे भैया, जब भी सप्लायर होगी तो 2 लोग इन्वॉल्व होगा ना, ए सप्लायर और एक रेसिपिएंट, तो सप्लायर की तरफ ना देखे तो किधर देखे, तो the date on which the recipient shows the receipt of services in his books of account. सिंपल सा पॉइंट दिया आता है, बताने वाली बात नहीं होती है, वे गवर्नमेंट वाली बात है। यदि आपने कभी मूवी देखी हो, माना कि सर्विस टैक्स की रेड मूवी कभी नहीं आई, लेकिन आपने इनकम टैक्स का रेट देखा हो, RAID रेड छापा, तो बड़े बड़े मिनिस्टर की बैंड बज जाती है, ऐसे प्रोविजन बने हुए, तो बताया थोड़ी जाता है, डिपार्टमेंट पहुंच जाता है भैया पेपर दे, तो कहीं ना कहीं छुपा के तो रखा होगा। गेहूं के आटे में आटा तो है ही नहीं, कुछ और ही मिला। पेंटिंग के पीछे पूरी दुनिया है। क्या समझ में आ रहा है, हमें लगा कि ये फॉल सीलिंग है, लेकिन ये तो पता नहीं खजाना है। तो भैया सिंपल सा पॉइंट आता है, आपको पता है प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, लेकिन सप्लायर को फिर भी अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए कहीं ना कहीं पर्चियां छुपानी पड़ती है। क्या बोला मैंने, यदि आप भी बिजनेस फैमिली को यदि बिलोंग करते हो तो आपने देखा होगा सर पर्चियां घूमती रहती है हमारे घर में भी। फिर कभी कभी वर्ड सुन लिया होगा, इलीगल बातें कराओ, कच्चा पक्का। जो बिजनेस बैकग्राउंड के लोग हैं उन्होंने ये वर्ड सुन रखा होगा, कच्चा पक्का, पक्का कच्चा। तो सिंपल सा पॉइंट ही आता है भैया, सिंपल सा पॉइंट है, मुझे डिपार्टमेंट को टैक्स नहीं पे करना है, इसलिए मैंने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रखा है, लेकिन भैया मुझे मेरे पर्सनल पर्पज के लिए तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा पैसा आया कि नहीं आया जानूंगा नहीं, कब आया, दिया कि नहीं बेटा, कल फीस ला देना तुम भी। यहाँ एग्जाम्पल है, मतलब क्या क्या चलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मुझे तो रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। इसे 3,000 रुपए कम दिए तो मेरे 3,000 दे देना अगले महीने।
तो भैया मुझे कैसे पता चलेगा इतने 3,000 कम दिए, इतने तो बिल्कुल ही नहीं दिए। तो वो सब पता चलता है रिकॉर्ड्स। तो बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिपार्टमेंट के पर्पस के लिए नहीं बनाओगे, पर्चियों के फॉर्म में छुपा के आटे के डिब्बे के अंदर, जब डिपार्टमेंट आएगा तो पता चल जाएगा। तो सप्लायर के पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं था, उसने तो आधा अधूरा रखा अपने पर्पस के लिए। तो जब रेसिपिएंट का छापा पड़ा, उससे आधार पे सप्लायर की पता चल गया, क्योंकि जो भी रेसिपिएंट भी तो सप्लायर है ना। क्या कह रहा बात में समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहां पे क्या पॉइंट आया, लेकिन पॉइंट नंबर सी तभी एप्लीकेबल होता है जब ए और बी अप्लाई नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट है, ये पहली प्रेफरेंस नहीं है, ये लास्ट ऑप्शन है। वापस से कम बैक, यदि सप्लायर ने टाइमली बिल बनाया, यदि बिल बना हुआ है, जो भी टाइम पीरियड दी हुई है, तो DUI और DOROP विचएवर इज अर्लियर। यदि सप्लायर ने टाइमली बिल नहीं बनाया, तो जो भी आपके अकाउंट्स के अंदर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है, विचएवर इज अर्लियर। जब ए और बी दोनों की प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, तो जो रेसिपिएंट ने उन सर्विसेज को अपनी बुक्स में जिस डेट पे बताया है, दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया सबको? इस चैप्टर के अंदर बार बार रिपीट करूंगे तो जो डेट है ना वो आपको याद हो जाएगी। थोड़ा सा रिवीजन रिक्वायर्ड है। फिर जब न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि आपको किन बातों का ध्यान देना है। तो अभी अपन से प्रोविजन पढ़ रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल पढ़ने से कॉन्फिडेंस आएगा। तो जितना मैंने पढ़ाया सबको समझ में आ गया क्लास के अंदर? अगेन यहां पे जो इंपॉर्टेंट है ये तो समझ में आ गया। नोट नंबर 2, टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द इनवॉइस, जिसको आप बोल सकते हो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, बट इन केस ऑफ सर्विसेज इसकी कोई इंपॉर्टेंट बताएगा? टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द इनवॉइस का क्या लेना देना है? टाइम लिमिट क्यों पढ़ रहे हैं अपन कि सप्लायर को कब तक बिल बना लेना चाहिए? तभी तो पता चलेगा ए अप्लाई होगा या बी अप्लाई होगा। ये कैसे डिसाइड करोगे कि ए अप्लाई होगा बी अप्लाई होगा? तो उसके लिए आपको पहले नोट नंबर 1 पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 के अंदर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द इनवॉइस, सप्लायर कब तक बिल बनाएगा। तो फिर अपन चेक करेंगे यदि सप्लायर ने टाइमली बिल बनाया तो पॉइंट नंबर ए, और यदि सप्लायर ने टाइमली बिल नहीं बनाया तो बी। अब आई बात समझ में कुछ? तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? नोट नंबर 2। नोट नंबर टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द इनवॉइस, इसको अगेन 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाएगा क्योंकि जनरली सर्विसेज अप्रूवल बेसिस पे नहीं दी जाती। तो अप्रूवल वाला कंसेप्ट यहां यूज नहीं आता, यहां पे तो 2 ही कंसेप्ट यूज आते हैं, नॉर्मल सप्लाईज। और नॉर्मल सप्लाईज क्यों? क्योंकि अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई, तो 2 है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज और नॉर्मल सप्लाईज। नोट नंबर 2, टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द इनवॉइस। पॉइंट नंबर ए, इन केस ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब क्या है यहां पे? अदर देन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अदर देन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अलावा यदि आप कोई भी सर्विसेज यदि आप प्रोवाइड करते हो तो दैट इज अ पॉइंट नंबर ए, सेक्शन 31 सबसेक्शन 2। सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 रीड विथ रूल नंबर 47। ये 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी के अंदर यहां पे 3 सप्लायर को कवर किया गया है। कौन कौन से सप्लायर? बैंकिंग कंपनी, एफआईज और एनबीएफसीज। बैंकिंग कंपनी मतलब बैंक्स, एफआईज मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो चाहे कोई बैंक हो या एफआईज हो या एनबीएफसी हो, बैंक हो या एफआईज हो या एनबीएफसी हो, बैंक, एफआईज या एनबीएफसी, यदि ये कोई भी सर्विसेज यदि प्रोवाइड करते हैं तो सप्लायर को कब तक बिल बनाना पड़ेगा? विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। किनके लिए बात हो रही है? ओनली 3 सप्लायर के लिए। कौन कौन से? बैंक, एफआईज, एनबीएफसी। जिस दिन उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की उसके 45 डेज के अंदर, कितने दिनों के अंदर? 45 डेज में बिल बनाना पड़ेगा। मैं आपको टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बता रहा हूं,
मैं आपको बता रहा हूं कि सप्लायर यदि सर्विसेज दे रहा है, कौन सी, बैंक, एफआईज या एनबीएफसीज, यदि आप इनमें से कोई भी सप्लायर हो और सर्विसेज यदि आप प्रोवाइड करते हो तो सर्विस प्रोवाइड करने के 45 डेज में बिल बन जाना चाहिए। इन तीन के अलावा, किन तीन के अलावा, बैंक, एफआईज और एनबीएफसीज के अलावा यदि आप कोई भी सर्विसेज यदि प्रोवाइड करते हो, मे बी ट्रांसपोर्टेशन, मे बी एनी अदर, ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, इंश्योरेंस भी हो सकता है, कोचिंग भी हो सकता है, एनी अदर सर्विसेज। तो बैंक, एफआईज और एनबीएफसीज के अलावा यदि कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो उस केस में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के 30 डेज में, कितने दिनों के अंदर, 30 डेज में बिल बनाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? कौन तीन, कौन, बैंक, एफआईज, एनबीएफसीज। आवाज नहीं आ रही? बैंक, एफआईज, एनबीएफसीज, उनको सर्विस प्रोवाइड करने के 45 डेज के अंदर बिल बनाना पड़ेगा। इन तीन के अलावा यदि कोई और सप्लायर है तो उनको 30 डेज, बैंक, एफआईज, एनबीएफसीज को 45 डेज और इन तीन के अलावा बाकी लोगों को 30 डेज के अंदर क्या करना होगा, बिल बनाना पड़ेगा। याद हो गया? क्या पढ़ रहे हैं अपन? टाइम लिमिट फॉर इशूइंग इनवॉइस, टाइम लिमिट फॉर इशूइंग इनवॉइस। समझ में आया कि नहीं आया? पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कंटिन्यूअस मतलब कभी कभी, एक दिन में दो दो बार गलती नहीं करते, वो पता है, वो तो ऐसे बोल दिया मजे के लिए मैंने। तो कंटिन्यूअस मतलब रेगुलर, रिकरेंट। चिन्मय ट्यूटोरियल्स कोचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक दिन या दो दिन, एक दिन या दो दिन या डेढ़ दिन, रेगुलरली। चार महीने, 5 महीने, 6 महीने का कोर्स होता है, तो 4 महीने 5 महीने पूरा कोर्स चलेगा कि नहीं चलेगा अपना? तो पहले रिक्वायरमेंट है मोर देन 3 मंथ्स, 15 दिन, डेढ़ महीने के आधार पे कोई काम नहीं होगा। कंटिन्यूस सप्लाई का मतलब ये हुआ मोर देन 3 मंथ, 3 महीने से ज्यादा। क्या बोला मैंने? यदि कोई भी सप्लायर 3 महीने से ज्यादा यदि कोई भी सर्विसेज यदि प्रोवाइड करता है, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट, जब पेमेंट भी पीरियडिक बेसिस पे होगा, कि अपना पेमेंट पीरियडिक बेसिस पे है। सर आप तो बात ही नहीं करते कितना कोर्स हुआ कि नहीं हुआ, आप डायरेक्टली बोलते हो कि अभी पहले इंस्टॉलमेंट पे कर दो, अगले महीने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दो, सर कोर्स होता रहेगा। कोर्स के साथ लिंक किया, टाइम के साथ लिंक किया। सर आपने बोला कोर्स 5 महीने चलेगा, तो एक काम करता हूं सर, आपका जितना ही पेमेंट है उसको 5 डिवाइडेड करके दे देता हूं, बोला गेट निकल जा। क्या कहना चाह रहा हूं, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करता। पूरा पेमेंट कर दो, एडवांस पेमेंट कर दो, या 2 महीने के अंदर दे दो, तुम भी क्या याद रखो, 2 नहीं तो 3 महीने में दे देना। लेकिन तुम ये बोलो सर जितना जितना आप पढ़ाओगे उतना उतना पेमेंट लेते जाओ, या टाइम पीरियड के आधार पे पेमेंट ले लो। सर आपने बोला 6 महीने में कोर्स करोगे तो आपका जो अमाउंट है वो डिवाइडेड बाय 5 या 6, ना 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 ना। तो यहां पे जो कोचिंग की सर्विसेज है वो कंटिन्यूस सप्लाई में नहीं आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई के लिए 2 इंपॉर्टेंट बातें, क्या बेटा, क्या 2 इंपॉर्टेंट बातें? मोर देन 3 मंथ्स, मोर देन 3 मंथ्स है, लेकिन एंड 3 महीने से ज्यादा यदि रेगुलर बेसिस पे यदि आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और जिसका पेमेंट भी क्या होना चाहिए, पीरियडिक बेसिस पे होना चाहिए, लाइक बिल्डर्स। बिल्डर बोलता है भैया आप एक फ्लैट बुक करा दो, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में हम आपको फ्लैट बना के दे देंगे। फिर वो क्या बोलता है, भैया पेमेंट दे दो ना। ना ना, वो ऐसे बोलता है। कैसे बोलता है? जितना जितना परसेंटेज काम होता जाएगा उतना उतना पेमेंट दे दो। ये हम 24 मंथ्स के अंदर पूरा मकान बना देंगे, तो आप डिवाइडेड बाय 24 भी कर दो, या टाइम पीरियड के आधार पे पेमेंट दे दो, या जितना परसेंटेज काम होता जा रहा है उसके आधार पे पेमेंट कर दो। क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन 2 बातें याद रखनी है। क्या 2 बातें याद रखनी है?
दोनों बातें एंड है और नहीं है। जहां पे कोई पर्सन आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है मोर देन 3 months एज वेल एज पेमेंट इज ऑन पीरियडिक बेसिस, उसको बोला जाएगा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो पहले अपन एक काम करते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं। ये नोट नंबर 4 गलती से लिखा है, नोट नंबर 3 कर लेना जब तुम लिखो तो, है ना। कौन सा नोट है ये? नोट नंबर 3। Continuous supply of services, section 2 clause 23 means any supply of services which is provided or agreed to be provided continuously or on recurrent लगातार basis under a contract for a period more than, आवाज नहीं आ रही, 3 months with, दोनों बातें याद रखनी है, 3 महीने से ज्यादा और पीरियडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन, एक साथ पेमेंट नहीं मांग रहे, पीरियडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन या वो सर्विसेज विच आर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, उनको क्या बोला जाएगा? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला जाएगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। तो यदि हेलो 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 यदि कोई भी सप्लायर यदि रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यूअस बेसिस पे यदि कोई भी सर्विसेज यदि प्रोवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है? यदि सप्लायर रेगुलर या कंटिन्यूअस बेसिस पे यदि कोई भी सर्विसेज यदि प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द इनवॉइस क्या होगा? लाइक मंगलम, महिमा या नंबर ऑफ बिल्डर्स और भी बहुत सारे सर्विस सप्लायर है। तो पहला केस वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, क्या बेटा? वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आप जनरली टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज लेते हो, आपके घर पे इंटरनेट कनेक्शन है, डिब्बा इंटरनेट आता होगा जियो का या एयरटेल का, तो 3 दिन के लिए लेते हो, 2 दिन के लिए लेते हो? डिब्बा तो सर सर 10 साल पहले लिया था, अभी भी चल रहा है सर, आगे भी चलता रहेगा, मेरा इंटरनेट के थोड़ी चाहिए। तो रेगुलर बेसिस पे भैया, रेगुलर बेसिस पे, लेकिन पेमेंट तो वो अपने हिसाब से निकालते हैं। कुछ कंपनी जनरली मेरे साथ मंथली करती है, लेकिन कुछ कंपनी 2 महीने में भी कर सकती है, 1.5 महीने में भी कर सकती है, उनका मतलब है। तो उन्होंने क्या किया, जो लगातार जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसका उन्होंने पेमेंट क्या करना स्टार्ट कर दिया, 15 दिन में लेना स्टार्ट कर दिया, 1 महीने में लेना स्टार्ट कर दिया, 1.5 महीने में लेना स्टार्ट कर दिया। तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट उन्होंने लिख रखी है कि भैया अप्रैल मंथ का 15 मई तक लेंगे, 10 मई तक लेंगे, डेट लगी होती है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। क्या बेटा? Where the due date of payment is ascertainable from the contract, मतलब जो आपने एग्रीमेंट किया, जो भी आप सर्विसेज रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है इस मंथ का पेमेंट इस डेट पे चाहिए। तो यदि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट यदि कॉन्ट्रैक्ट में दी हुई है तो देन सप्लायर को बिल बना लेना चाहिए ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। लेकिन यदि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट यदि कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है ही नहीं, यदि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट यदि असर्टेनेबल नहीं है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या किया जाएगा जब पेमेंट रिसीव्ड होगा? तो टेलीकम्युनिकेशन वाले तो क्या करते हैं, जनरली टाइम पीरियड बांट देते हैं, लेकिन बिल्डर कभी भी टाइम पीरियड के आधार पे पेमेंट नहीं लेता, क्योंकि बिल्डर बदनाम है। उसी की वजह से आपको पता है लो बना हुआ है, जो ये CIPL में शायद अभी आया नहीं होगा, आएगा, RERA, रेरा, शायद सुन रखा हो किसी ने। या पूरा पेमेंट ले लिया, मकान ही नहीं बनाया, 2 साल का बोल के 20 साल हो गया, बन ही नहीं रहा। तो भैया आजकल तो सारे बिल्डर्स एक ही बोलते हैं, रेरा के जो प्रोविजन है वो भी अप्लाई होंगे, जितना जितना काम होता जाएगा उतना उतना पेमेंट दो। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि टाइम हो गया, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं, आपने भी देखे होंगे, बहुत सारी बगल वाली बिल्डिंग होगी, कौन से जमाने में स्टार्ट की थी, अभी तक कंप्लीट ही नहीं हो रही। मेरे बापू नगर में बिल्डर ने किया, होने के बाद भी मकान ही खत्म नहीं हो रहा, उसके बाद 3 लोगों ने बिल्डिंग बनाना स्टार्ट की और दे भी दी। मतलब क्या कहना चाह, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? थर्ड पॉइंट बोलता है जितना काम कंप्लीट होता जाएगा उसके हिसाब से पेमेंट डिपेंड है। पहले वाले के अंदर पेमेंट क्या था, मंथली था, फिक्स कर दिया था आपने कि इस डेट का पेमेंट इस डेट तक करना पड़ेगा, पीरियड आपने फिक्स कर दिया। तो यदि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट यदि कॉन्ट्रैक्ट में दी हुई है तब तो आपको पता होगा जो भी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है उसके आधार पे बिल बनेगा, और यदि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट यदि नहीं दिया हुआ है तो जब पेमेंट रिसीव होगा तब बिल बनेगा। और यदि पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ इवेंट, तो जब वो इवेंट कंप्लीट होगा उसके आधार पे आपको क्या करना होगा, बिल बनाना पड़ेगा।
समझ में आया? आज अपन ने एक बार सारे प्रोविजंस पढ़ लिए, उतना मजा नहीं आया जितना कि मजा आना चाहिए, क्योंकि वो मजा आएगा कल, क्योंकि कल अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, जो दोनों प्रोविजन अपन ने पढ़े, टाइम ऑफ सप्लाई एज वेल एज ड्यू डेट और इनवॉइस, उसके रिगार्डिंग कल एक बार अपन क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसे हर स्टूडेंट क्या करेगा, जितने भी प्रोविजन तुम लोगों ने लिखे हैं, नोट्स बनाए और जो तुमने पढ़ा है वो सब पढ़ के आएंगे, फिर मैं देखूंगा कि आप कितना प्रोविजन अप्लाई कर पाते हैं। तो कल मजा आने वाला है, कल अपन कंटिन्यू करेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे। कोई कंफ्यूजन्स?